हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अंजीत यादव यथा लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम जो एनटीपीसी और रेलवे के ग्रुप डी के जो सेगमेंट चला रहे हैं उसमें ये हमारा जो वीडियो पार्ट 6 है। इसके पहले वाली जो वीडियो, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने इस वीडियो को पहली बार देखा या देख रहे हैं तो इसके पहले वाली जो वीडियो है आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। काफ़ी यूजफुल क्वेश्चन हम लेकर के आपके सामने आए हैं और ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हम इस सेगमेंट को काफ़ी टाइम तक जारी रखेंगे। मान लीजिए अगर आपका एग्जाम जैसे जो डेट अभी तो क्लियर है नहीं, बट जो नोटिफिकेशन आया है रेलवे की तरफ से तो उसमें उन्होंने जो मंथ है जुलाई को उन्होंने अनाउंसमेंट किया हुआ है। तो ये मान के चलिए जो आपका जो सेगमेंट है आपके एग्जाम तक चलेगा, है ना। और आप अगर हमारे वीडियो को लगातार देखते हैं और इस चीज को अच्छे से समझते हुए चलते हैं तो मैं मान के चलता हूं कि जो आपके सिलेबस में 25 क्वेश्चन का वेटेज है, आप 25 में 25 तो जरूर मार करके आओगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर आपने हमारे सभी वीडियो के पार्ट्स को फॉलो किया तब, ठीक है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं और आज का जो क्वेश्चन है, जो आज हमारा इसमें कार्यक्रम है क्वेश्चन का, उसको देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है और किस तरीके के क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। चलिए हाँ शुरू करते हैं। नंबर 1 इसका क्वेश्चन कथन ए है। देखिए ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जानते हैं हमारा ये कुछ क्वेश्चन, कुछ नए नए क्वेश्चन हम इसलिए कुछ ला रहे हैं आपके सामने क्योंकि आज के ट्रेंड में ना कुछ इस तरीके से क्वेश्चन ना जो एग्जामिनर सेट कर रहा है उसके दिमाग में कुछ खुरापाती विचार आ रहे हैं। उसको ही पता है कि सभी बच्चे जितने भी इसके पहले जो प्रीवियस क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन बच्चे कर चुके हैं, तो वो लोग ये कोशिश कर रहे हैं कुछ न्यू क्वेश्चन को बनाने का। चीजें वही हैं, बस उसमें थोड़ा सा वो लोग ट्रेंड को चेंज कर दे रहे हैं। तो आपको ट्रेंड के हिसाब से चलना है और तैयारी करनी है। तो उसी के ट्रेंड में हमने इस तरह का क्वेश्चन भी लिया हुआ है और इस तरह के क्वेश्चन आपको रेलवे में देखने को मिल रहे हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। और हाँ, एक बात और है, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको यह बताने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे और अपने सही निर्णय या फिर सही आंसर तक पहुंच पाएंगे, है ना। चलिए, तो कथन ए है, इसमें बोल रहा है मानव आहार में ग्लाइसिन, सेरीन और टाइरोसिन अनिवार्य रूप से शामिल होना चाहिए। ठीक बात, आप इसको ध्यान दीजिएगा। ग्लाइसिन और टाइरोसिन की बात कर रहे हैं कि मानव शरीर, मानव आहार में ये अनिवार्य रूप से शामिल होने चाहिए। ठीक है, अब हम कारण को देखते हैं। कारण आर इसमें है, कह रहा है अनिवार्य अमीनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते। ठीक बात, तो अब देखिए इसमें इन्होंने पहले कथन दिया हुआ है। कथन के तौर पे जैसे मान लीजिए आप रीजनिंग में भी सीलॉग में पढ़ते हैं, उसमें भी कथन निष्कर्ष होता है। तो यहाँ पर आपको इस कथन के अनुसार जो इसमें दिया हुआ है, इस कथन के अनुसार और नीचे जो कारण दिया हुआ है, आपको ये देखना है कि क्या इस कथन में जो बात बोला गया है उसको ये नीचे वाला जो कारण है ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर ये कथन को जो कारण है फॉलो कर रहा है तो इसमें आपके ऑप्शन में जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। ठीक है, तो आपको इसी के बियॉन्ड जाना है, इसके ऊपर या इसके कहीं और नहीं जाना है, फिर आप सही क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम एनालिसिस करते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। देखिए, मानव आहार में ग्लाइसिन, सेरीन और टाइरोसिन अनिवार्य रूप से शामिल होने चाहिए। ठीक, तो मैं आपको बता दूं ये जो ग्लाइसिन, सेरीन और टाइरोसिन ये जो बात बोल रहे हैं क्वेश्चन में, ये दोनों जानते हैं क्या है, ये दोनों अमीनो अम्ल के प्रकार हैं। ठीक है, अमीनो अम्ल के प्रकार हैं। ठीक, और आपने ये पढ़ा हुआ है कि हमारी बॉडी में अगर प्रोटीन का निर्माण होता है तो प्रोटीन का निर्माण होने के लिए अमीनो अम्ल की आवश्यकता पड़ती है। कुछ ऐसे अमीनो अम्ल होते हैं जो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं और कुछ हम अमीनो अम्ल को बाहर से लेते हैं। ठीक, तो उसमें से ये जो दो आपको टाइप दिखाई दे रहे हैं
ये अमीनो अम्ल के प्रकार हैं और इनकी हमारे लिए सख्त जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जो हमारा कथन है वो सही है, यानी जो कथन ए है वो बिल्कुल सत्य है। अब ये देखते हैं अगर हमारा कथन सत्य है तो क्या इस कथन को ये जो कारण है ये उसके संदर्भ में बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आइए। अनिवार्य अमीनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते। कुछ समझ रहे हैं आप? अनिवार्य अमीनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया, देखिए मैंने आपको बताया अमीनो अम्ल प्रोटीन के निर्माण में सहायक होते हैं। ठीक है, प्रोटीन निर्माण में सहायक होते हैं। ठीक है, अब देखिए कुल कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता पड़ती है हमें? 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें से हम क्या करते हैं 10 बाहर से लेते हैं भोज्य पदार्थों के रूप में और 10 हमारे बॉडी में ही मौजूद होते हैं। समझ में आ रही बात? 10 हमारे बॉडी में ही मौजूद होते हैं, तब जाकर के जब 20 अमीनो अम्ल मिलते हैं तब प्रोटीन का निर्माण होता है। और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अनिवार्य अमीनो अम्ल की आवश्यकता ही नहीं, क्या है हमारे शरीर में संश्लेषण ही नहीं होता। तो इस तरीके से ये जो आपका कारण आर है इसको हम गलत साबित कर देंगे कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, अनिवार्य अमीनो अम्ल भी हमारे बॉडी के अंदर संश्लेषित किए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम ऑप्शन पे देखते हैं। ऑप्शन ए में बोल रहे हैं कि ए आर दोनों सही है, फिर ऑप्शन 2 है कि ए आर दोनों गलत है। ठीक, ऑप्शन 3 है बोल रहे हैं कि ए सही है परंतु आर गलत है, और ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो अब आपको आंसर तो दिख ही गया होगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 3, ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और इस तरीके के क्वेश्चन आगे भी आप अगर कोई भी प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर के तो उसको भी सॉल्व किया करिए जो अब आपको यहाँ बता रहे हैं, और इस तरीके के क्वेश्चन हम भी आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे। ठीक है, अब अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है ना? ऑप्शन 1 है इसमें विटामिन ए, ऑप्शन जो 2 है विटामिन बी, एंड 3 है विटामिन सी, एंड 4 है विटामिन डी। तो इसका जो सही आंसर है आपका 4 हो जाएगा, विटामिन डी। क्योंकि देखिए ये जो विटामिन डी है ना ये हार्मोन का भी काम करता है। जैसे आपको भी पता है विटामिन डी हमको किससे प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से भी प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये विटामिन डी हार्मोन के रूप में भी हमारी बॉडी में काम करते हैं, है ना? अब हम थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लेन करें। ठीक, तो अच्छा ये बताइए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। रेटिनॉल, ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। बी का नाम क्या होता है? थायमीन। ठीक है, विटामिन बी का नाम क्या होता है? थायमीन। अगर हम सी की बात करें तो सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? एस्कार्बिक एसिड। क्या हो जाएगा? एस्कार्बिक ठीक है, एस्कार्बिक एसिड। ठीक, तो ये आपके जो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी के रासायनिक नाम थे हमने आपको बताया। और आपको बता दूं जो विटामिन जितने भी आपके जो सिलेबस में हैं, अगर आप विटामिन का चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें आपको ये विटामिन के जो रासायनिक नाम है वो पूर्ण रूप से पता होने चाहिए, है ना? अगर हम विटामिन डी के रासायनिक नाम की बात करें तो विटामिन डी के रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका जो नाम होता है कैल्सीफेरॉल। ठीक, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन ए वसा से, बी है कार्बोहाइड्रेट से, सी है प्रोटीन से, डी है विटामिन से। तो मैं आपको, अच्छा जो हमारी थियरी की क्लास साइंस की T20 सीरीज चल रही है, आप प्लीज उसको जाकर के देखिए। हम उसमें साइंस का जो सेगमेंट है उसमें बायोलॉजी को कवर कर रहे हैं, और इसके पहले जो हमने क्वेश्चन को पढ़ाया हुआ है तो उसमें भी हमने ऊतकों के बारे में समझाया हुआ है। तो अगर आप वहां से देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, और यहाँ भी आपको क्लियर कराने की कोशिश कर रहे हैं। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटीन से। ठीक है, प्रोटीन से शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। जो हमारी बॉडी में जो मसल्स होती है, मसल्स किससे बनती है? प्रोटीन से बनती है। जैसे 50% अगर हम बात करें जो हिस्सा होता है हमारी बॉडी का, वो प्रोटीन से मिलकर के बनता है। यानी प्रोटीन का पूरा हिस्सा कितना होता है हमारी बॉडी का? 50%। ठीक, हमारी बॉडी में जो ग्रोथ होता है, बॉडी का जो डेवलपमेंट होता है, वो प्रोटीन के द्वारा ही होता है ना। अगर एक बच्चे को सही मात्रा में अगर प्रोटीन नहीं मिलता है तो उसका जो शरीर का जिस तरीके से विकास होना चाहिए, जितनी वृद्धि होनी चाहिए, पूर्ण रूप से उतनी वृद्धि नहीं होगी, और इसके कमी से बच्चे में कुछ रोग हो जाते हैं। जैसे मान के चलिए एक रोग का नाम है मरासमस। ठीक, मरासमस नामक रोग ये छोटे बच्चे में होता है। मरासमस में क्या होता है? जब प्रोटीन की कमी होती है तो बच्चे की जो मांसपेशियां होती हैं वो ढीली हो जाती हैं। ठीक है, और दूसरा रोग कौन सा है? एक है मरासमस हो गया, और दूसरा है आपका क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर है ना, मरासमस और क्वाशियोरकर, ये दोनों रोग आप याद रखिएगा। किसी कमी से, प्रोटीन की कमी से किसमें? बच्चों में होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 में। क्या है 4th क्वेश्चन? दूध में विद्यमान सैकेराइड पाया जाता है। ऑप्शन ए सुक्रोज से, ऑप्शन बी लैक्टोज से, ऑप्शन सी माल्टोज से, एंड ऑप्शन डी सेलोबाइओस से। तो इसका सही आंसर आपको मिल जाएगा लैक्टोज। लैक्टोज में क्या, और लैक्टोज जो सैकेराइड होता है वो किसमें होता है? दूध में होता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन बताइए, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम है केसीन। ठीक है, दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन का क्या नाम है? केसीन। अच्छा, केसीन को कौन सा एंजाइम पचाता है? तो उसका नाम है रेनिन। ठीक है, रेनिन। रेनिन नामक एंजाइम के द्वारा केसीन नामक प्रोटीन को पचाया जाता है। केसीन किस में पाया जाता है? दूध में। ठीक है, और दूध में कौन सा सैकेराइड होता है? लैक्टोज, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। प्रोटीन की अधिकता पाई जाती है अरहर में, सोयाबीन में, उड़द में, गेहूं में। तो इसका सही आंसर अब तक आप लोगों ने भी दे दिया होगा, सोयाबीन में। सोयाबीन में कितना परसेंट प्रोटीन होता है? 46%। ठीक है, 46% जो प्रोटीन होता है किसमें? सोयाबीन में होता है। ठीक है, अच्छा एक और चीज बताइए हमें, गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो गेहूं में ग्लूटेन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, ग्लूटीन। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि गेहूं में ग्लूटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग इसका आंसर करते रहिए। निम्नलिखित में से कौन सा निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? ऑप्शन ए विटामिन ए का, ऑप्शन बी प्रोटीन का, सी एंजाइम का, डी हार्मोन का। तो इसका सीधा सीधा आंसर है विटामिन ए का निर्माण हमारे बॉडी में नहीं होता। बाकी किसका? प्रोटीन का होता है, एंजाइम का होता है, और हार्मोन का होता है। क्लियर बात? एंजाइम क्या करते हैं? ये हमारे बॉडी में जो डाइजेशन सिस्टम है उसमें ये उसको क्या कहते हैं? सहायता पहुंचाते हैं। मतलब एंजाइम के द्वारा जो हम भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं वो क्या करते हैं? पचाए जाते हैं। मतलब एंजाइम
भोज्य पदार्थों को पचाने में सहायक होते हैं। प्रोटीन शरीर के वृद्धि विकास में सहायक होते हैं। हार्मोन क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जो भी एक्टिविटीज होती है, जो भी प्रक्रिया होती है, उसको ये क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। ठीक बात। तो ये हमने चारों ऑप्शन को देखा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर हमारा 7 क्या है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। ऑप्शन ए फुफ्फुस में, ऑप्शन बी वृक्क में, एंड सी यकृत में, और डी है त्वचा में। तो विटामिन ए भंडारित कहाँ होता है, ये होता है यकृत में, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें यकृत दिया हुआ है। यकृत में जो विटामिन ए होता है ये भंडारित होता है, यानी भंडारित मतलब वो संचित होता है, एब्जॉर्ब करके रखता है यकृत विटामिन ए को। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा देखिए, घाव को भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो ऑप्शन ए है विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन ए, एंड ऑप्शन डी क्या है, विटामिन डी। तो घाव को भरने में कौन सा विटामिन सहायक होगा, आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन सी, ऑप्शन बी विटामिन सी। विटामिन सी के द्वारा जो घाव अगर होता है बॉडी में, कहीं अगर मान लीजिए कट फट जाता है तो विटामिन सी के द्वारा वो भरा जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9, मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है। मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है, फूलों से, पत्ती से, फल से, एंड तना से। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा फल से। फल से मॉर्फिन को बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं, इसको आप स्टार बनाइएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं। लाल रक्त कणिका मतलब क्या कह रहे हैं, ये आरबीसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, आरबीसी। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है कि गुर्दे में होता है कि हृदय में या फिर अस्थि में। ये अस्थि में कहने का मतलब इनका है अस्थि मज्जा। ठीक है, अस्थि मज्जा है। तो इसका निर्माण कहाँ होगा, यकृत में, गुर्दे में, हृदय में, अस्थि में, यानी अस्थि मज्जा में। तो कहाँ होगा, ऑप्शन डी है सही, अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन बताइए हमें, किस शरीर के किस भाग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो क्या है वो, प्लीहा। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है, प्लीहा में होती है। ठीक है, कहाँ होगी, प्लीहा में होगी। और आरबीसी का जो जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का। ठीक है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का। और एक बात आप जान लीजिए, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन तो होता ही होता है, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि मानव शरीर में आरबीसी सबसे छोटी कोशिका होती है। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका होती है आरबीसी। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, सबसे छोटी कोशिका मानव शरीर में कौन सी होती है, आरबीसी, है ना। देखिए मानव शरीर में जो ब्लड पाया जाता है उसमें आरबीसी सबसे छोटी कोशिका तो होती है, लेकिन अगर हम सबसे अधिक की बात करें, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, ठीक है, इन दोनों की हम बात करें तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा जो ब्लड में जो पाया जाता है वो आपका पाया जाता है आरबीसी, है ना। आरबीसी सबसे छोटी होती है लेकिन संख्या में सबसे अधिक होती है ना। अब हम आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 11, ठीक, मानव रक्त की क्षयणता का कारण है। क्षयणता मतलब क्या समझते हैं, गाढ़ेपन से। ठीक है, गाढ़ापन होता है, गाढ़ेपन को
जो गाढ़ेपन होते हैं, जैसे जो द्रव होता है अगर वो अपने गाढ़ेपन की स्थिति में होता है तो उसको हम सायनता भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है प्लाज्मा में बिंबाणु, ऑप्शन बी है रक्त में आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी, एंड ऑप्शन सी है रक्त में प्रोटीन, एंड ऑप्शन डी है क्या उपयुक्त सभी। तो इसका अगर आप देखेंगे तो सही आंसर आपका हो जाएगा रक्त में प्रोटीन। रक्त में जो प्रोटीन होता है उसी के कारण जो ब्लड में गाढ़ापन होता है। अगर हम बता दें आपको एक बहुत ही बढ़िया यहां से पॉइंट है, ब्लड में वो कौन सा प्रोटीन होता है जो शरीर के अंदर ब्लड को क्लोटिंग नहीं करने देता, यानी थक्का नहीं बनने देता, तो उसका नाम है हिम्पेरिन। हिम्पेरिन हिम्पेरिन एक प्रोटीन है और ये क्या करता है, जैसे जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में जिन नलिकाओं के माध्यम से ब्लड बहता है, ये प्रोटीन क्या करता है उन नलिकाओं में ब्लड को थक्का बनने यानी जमने नहीं देता। अगर हिम्पेरिन की बॉडी में कमी हो जाए तो जो ब्लड है वो नलिकाओं में जम जाएगा और जिसके कारण हमारी सेल तक ब्लड पहुंचेगा नहीं। अगर ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा और हमारी सेल क्या होंगी, डेड हो जाएंगी, सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि हिम्पेरिन क्या है, या फिर ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि हिम्पेरिन का क्या काम होता है हमारे बॉडी में, है ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा हिम्पेरिन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन का परिवहन, ऑप्शन बी है जीवाणु का नष्ट होना, एंड ऑप्शन सी रक्ताल्प को रोकना। ठीक है, एंड ऑप्शन डी लोहे का उपयोग। तो याद रखिएगा जो हमारे शरीर में के ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसका एक काम इतना होता है कि ये क्या करता है, ऑक्सीजन को परिवहन करता है कोशिकाओं तक। जैसे आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसको हम HB, एच जो होता है कैपिटल होता है और बी क्या होता है स्मॉल होता है। ठीक है, इसको इससे इंडिकेट करते हैं HB से हीमोग्लोबिन को। ठीक, ये क्या करता है, ऑक्सीजन को ये ट्रांसफर करता है ब्लड के माध्यम से कोशिकाओं तक। किस फॉर्म में करता है देखिए, Hb+O2 इजकल टू ये बनते हैं HbO2। हमारे ब्लड में ऑक्सीजन होता है, ठीक, और जैसे ही ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जब मिलता है, यानी ये दोनों जब मिलते हैं तो HbO2 ये मिलके क्या बनाते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन अच्छे से कर लीजिएगा। कई बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है, जब हीमोग्लोबिन O2 से जब रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन को रिजेक्ट करके हमारे सेल तक ले जाता है, जिससे सेल क्या करती हैं, शोषण करती हैं। तो Hb+O2 इक्वल टू HbO2 यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन में एक तत्व पाया जाता है, उसका क्या नाम है, आयरन। ठीक है, आयरन नामक तत्व किसमें पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में। ठीक है, तो ये हीमोग्लोबिन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे, है ना। अच्छी चीज और देखिए, ऑप्शन बी में दिया हुआ है कि जीवाणुओं का नष्ट होना। आपको इसका आंसर तो पता ही चल गया है कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। ऑप्शन ए हम बता दिए हैं कि ये सही आंसर ए है, लेकिन इसमें बी में दिया है जीवाणुओं का नष्ट होना। अच्छा, जीवाणुओं का नष्ट होना मतलब अगर हमारी बॉडी में जब बैक्टीरिया वायरस सब आते हैं तो उनको कंज्यूम कौन करता है, तो हमारे ब्लड में WBC पाया जाता है, यानी व्हाइट ब्लड कार्पस सेल्स, सफेद रक्त कणिका। WBC के द्वारा जीवाणुओं का भक्षण किया जाता है, इनको नष्ट किया जाता है, किसके द्वारा, WBC के द्वारा। ठीक है, उसके बाद आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी, इसमें लिखा हुआ है कि रक्तताल्प को रोकना। ये कौन करता है, रक्तताल्प को रोकना, यानी रक्त को बहने से कौन रोकता है, प्लेटलेट्स। क्या नाम है उसका, प्लेटलेट्स।
प्लेटलेट्स का क्या काम है? जब मान लीजिए अगर कहीं बॉडी का कोई पार्ट अगर कहीं फ्रैक्चर हुआ, कहीं कट गया, तो ब्लड फ्लो करता है, बहता है, तो प्लेटलेट क्या करता है? उसे क्लोटिंग बनाने में सहायता करता है। ठीक है, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13। क्या कह रहे हैं? रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? क्या है? एस्फेरोमीटर, एनीमोमीटर, एममीटर, या डी लिखा है स्फैगमैनोमीटर। तो इसका सही आंसर है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी स्फैगनोमैनोमीटर। ठीक है, स्फैगनोमैनोमीटर के द्वारा रक्तदाब को मेजरमेंट किया जाता है ना। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, उस पे आते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14। निम्न रक्त वर्ग सर्वात्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है बी, ऑप्शन 1 है बी, ऑप्शन 2 ओ है, एंड ऑप्शन 3 है ए, एंड ऑप्शन 4 है ए बी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है, यूनिवर्सल दाता की डोनर की बात कर रहे हैं, इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। अच्छा, ओ को हम यूनिवर्सल दाता क्यों कहते हैं? मतलब ये है, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को ब्लड की आवश्यकता है, उसे ब्लड चाहिए, तो ये जो जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ है, वो किसी भी व्यक्ति को अपना ब्लड वो दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि देखिए, जो वो ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति होते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का कोई एंटीजन नहीं होता। अगर उसमें एंटीजन नहीं पाया जाएगा और वो किसी नेगेटिव वाले को भी अगर व्यक्ति को दिया जाएगा, नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले को व्यक्ति को दिया जाएगा, तो ये जो ओ ग्रुप वाले पॉजिटिव व्यक्ति के जो भी उसके ब्लड है, वो उससे रिएक्शन नहीं करेंगे, और जब रिएक्शन नहीं करेंगे तो उस व्यक्ति की क्या होगी? मृत्यु नहीं होगी। तो इस वजह से जो पॉजिटिव ओ ग्रुप वाले व्यक्ति होते हैं, वो किसी भी व्यक्ति को अपना जो ब्लड होता है वो दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, और वैसे भी अगर मान लीजिए आपको कहीं ऐसे मौका मिला, किसी व्यक्ति को, अगर आप स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, अगर किसी व्यक्ति को कहीं ब्लड की कमी है, तो प्लीज आप उसमें संकोच ना किया करिए, क्योंकि देखिए एक कहा जाता है कि रक्तदान महादान। तो आप रक्त को भी आप किसी को डोनेट कर सकते हैं। सोचिए, आपके एक थोड़े से रक्तदान से उस व्यक्ति की जिंदगी बच सकती है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को जरूर केयर करिएगा, है ना। तो हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? शायद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप फिर से इसका आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन ए है 60%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 80% एंड ऑप्शन डी 90%। तो इसका सही आंसर आपको भी पता चल गया होगा, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? 90%। ठीक है, तो ये हमारा आज का 15 क्वेश्चन था, और अब अगली जो वीडियो आएगी हमारी, उसमें भी ऐसे ही अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो हमारा ये सेगमेंट है एनटीपीसी के लिए चलाया जा रहा है और आरबी ग्रुप डे के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट, और आपको अच्छा लग रहा है, आप अच्छे से देखिए। और अगर आपको हमारा ये सारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप हमारी वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए, और सब्सक्राइब भी जरूर करिए। उसके साथ साथ जो बेल आइकन उसको प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि जो हमारा ये वीडियो है ना, ये आपको टाइम टू टाइम मिलेगा। अगर प्रेस नहीं करेंगे तो आपका जो हमारा वीडियो है आप तक पहुंचेगा नहीं, लेट तक पहुंचेगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी जो वीडियो है आज की आपको बहुत पसंद आई होगी। जय हिंद। आपको हम अगले क्वेश्चन में मिलेंगे।